तो चलिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उससे एसोसिएटेड थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को डिटेल में हम पढ़ते हैं। इस लेसन में हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो 3 टर्म्स हैं जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, इनको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज और इंडिकेटर डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड फाइनली थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, जहां हम इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क को डिफाइन करते हैं। सो वील स्टार्ट विद इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है एज द एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन से एसोसिएटेड है। हम जानते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं और हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इन सब पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी से मेजर करते हैं। इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन अर्लियर। वो एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करूं, लेट्स टेक स्टेट 1 और स्टेट 1 से स्टेट 2 में एक पाथ से जाता हूं। लेट्स से दैट पाथ इज ए, और मैं दूसरे पाथ से भी जा सकता हूं। लेट्स से दैट पाथ इज बी, और तीसरे पाथ से भी जा सकता हूं एंड लेट्स से दैट पाथ इज सी। इंटरनल एनर्जी अगर एक स्टेट फंक्शन है, देन वी कैन से दैट बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2, UA which is the change in internal energy 1 और 2 के बीच में UB के बराबर होता है और UC के बराबर होता है, because even though the paths are different, the initial and final states are the same. इनिशियल और फाइनल स्टेट जब स्टेट फंक्शन में सेम होते हैं, सो चेंज इक्वल होता है हर केस में। इंटरनल एनर्जी बेसिकली इज द एनर्जी इन स्टोरेज। अ की थिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंड इनिशियल और फाइनल स्टेट के सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट्स वन मोर रीजन व्हाई वी से दैट इट इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, क्योंकि नाम में ही एनर्जी है, उसका यूनिट जूल होता है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका डायमेंशन होता है ml²T-2। So let's now do a small concept test based on what we studied. तो सवाल यह है कि what is the change in internal energy एक ऐसे प्रोसेस के लिए जहां फाइनल और इनिशियल स्टेट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं। There are 4 options: A positive, B negative, C 0 और D can't say. The correct answer is C 0. इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है। So let's take a process. Let's say state 1 है और state 2 है। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स एग्जैक्टली सिमिलर है, so one way we can interpret this is, पहले that system is changing from state 1 to state 2 और फिर दूसरे प्रोसेस से वापस स्टेट 1 पे आ रहा है। सो इनिशियल प्रोसेस भी स्टेट 1 है, फाइनल प्रोसेस भी स्टेट 1 है। सो क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, अगर स्टेट चेंज नहीं हुआ फाइनली, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। इनिशियल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द फाइनल इंटरनल एनर्जी। सो द नेक्स्ट थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करेंगे वो है हीट। हीट को डिनोट किया जाता है बाय द लेटर Q, और इसकी डेफिनेशन है, हीट एनर्जी इन ट्रांसफर होता है आइदर टू अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सो उसका पहला पार्ट है कि वो एनर्जी इन ट्रांसफर है, और ये जो एनर्जी इन ट्रांसफर है ये होना चाहिए थ्रू अ मैकेनिज्म जो थर्मोडायनेमिक वर्क से अलग है, राइट, या ट्रांसफर ऑफ मैटर से अलग है। सो ऐसा कोई भी एनर्जी ट्रांसफर जो थर्मोडायनेमिक वर्क नहीं है या ट्रांसफर ऑफ मैटर की वजह से नहीं होता है, उस एनर्जी ट्रांसफर को फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम हीट बुलाते हैं। सो टिपिकली let's say there is a higher temperature source in a system and there is a lower temperature part of a system. Heat हमेशा heat flow का direction higher temperature zone से lower temperature zone पर ही होता है। So heat basically flows from a higher temperature to lower temperature and basically temperature difference या phase change दोनों के साथ heat associated है।
अब इन दोनों हीट को हम डिफरेंशिएट करने के लिए लेट्स स्टडी द नेक्स्ट सेक्शन. बिफोर वी गो देयर, इट्स यूजफुल टू अंडरस्टैंड कि हीट का साइन कन्वेंशन क्या होता है. सो कोई भी सिस्टम हम ले लें, इस सिस्टम में अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, वी कंसिडर साइन एज पॉजिटिव. सो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम में हीट ऐड किया जा रहा है. और जब सिस्टम हीट रिलीज करता है या हीट को रिजेक्ट करता है, उस केस में उस हीट को हम नेगेटिव मानते हैं. हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम या हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव साइन लगाता है. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट हीट ट्रांसफर अनलाइक इंटरनल एनर्जी एक पाथ फंक्शन है. जिसका मतलब यह है कि हम पाथ को अगर चेंज कर दें, स्टेट्स के सेम होने के बावजूद अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बदल जाएगा. नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट. उनको समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पर है. अब इस आइस को अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है, देन बेसिकली यू हैव टू चेंज द टेम्परेचर. नाउ दिस ट्रांजिशन से एसोसिएटेड जो हीट है, टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, इस हीट को हम सेंसिबल हीट बुलाते हैं, बिकॉज ये होता, इसमें टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है. नाउ 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना है. सो दिस इज समथिंग वी बेसिकली कॉल एज मेल्टिंग. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब कोई मैटर बदलता है, यहां पे आप देख सकते हैं देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. आइस की भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, वाटर की भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, बट स्टिल आइस को वाटर में बदलने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड सम हीट. इस हीट को हम बुलाते हैं अ सेपरेट काइंड ऑफ हीट कॉल्ड लेटेंट हीट. अब 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना है, तो अब टेम्परेचर चेंज एसोसिएटेड है. सो दिस इज वन मोर काइंड ऑफ सेंसिबल हीट. और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को अगर मुझे 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनाना है, तो यहाँ पे फेज चेंज इन्वॉल्व है. यहाँ पे टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, बट वी ऑल नो कि पानी को स्टीम में बदलने के लिए वी हैव टू ऐड हीट टू वाटर. सो दैट हीट इज व्हाट वी कॉल एज लेटेंट हीट. तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि सेंसिबल हीट वैसा फॉर्म ऑफ हीट है जो सिस्टम में टेम्परेचर का चेंज ले आता है, और लेटेंट हीट वैसा हीट है जो सिस्टम के फेस को चेंज कर देता है बट टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है. दीज आर द टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, कि बोथ ऑफ देम जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से ही हीट इन्वॉल्व होता है. इन केसेस ऑफ फेस चेंज, इवन विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर, हीट इन्वॉल्व होता है. Let's go to the next thermodynamic parameter, which is called thermodynamic work, W. Thermodynamics में works is performed by the system जब energy transfer होता है system से surroundings तक. So for instance here, if I basically heat a fluid, और इस fluid के expansion compression की वजह से आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक weight lift हो रहा है, एक weight lower हो रहा है, lift हो रहा है, lower हो रहा है, lift हो रहा है. So what is happening is, उस liquid का heat is being transferred to the weight which is hung on the other side. So this is an example of that liquid performing thermodynamic work. So work भी एक form of energy है, और but ये energy in transit है. ट्रांजिट का मतलब ये है कि वो जो एनर्जी है सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करता है. क्लियरली मेरा सिस्टम तो लिक्विड ही है, बट उस लिक्विड के एनर्जी का इफेक्ट मुझे दूसरी तरफ दिख रहा है, वेयर द वेट इज बीइंग लिफ्टेड और लोअर्ड. सो एक क्लोज सिस्टम के लिए वर्क को हम डिफाइन करते हैं. सो फॉर अ क्लोज सिस्टम, वर्क इज गिवन एज P टाइम्स VF माइनस VI. यहाँ पे P है कांस्टेंट प्रेशर मानते हैं, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हम ये मानते हैं, एंड VF एंड VI फाइनल वॉल्यूम एंड द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिस्पेक्टिवली. तो अगर सिस्टम की फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर पता है, इक्विलिब्रियम पर वर्क होता है P टाइम्स VF माइनस VI. सो रिमेंबर दैट ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब सिस्टम क्लोज सिस्टम है और प्रोसेस रिवर्सिबल है. जस्ट लाइक वी सॉ साइन कन्वेंशन फॉर हीट, हम वर्क के लिए भी साइन कन्वेंशन देख लेते हैं. सो फॉर अ सिस्टम, अगर सिस्टम को कंप्रेस किया जाता है, इसका मतलब सिस्टम पर काम हो रहा है, वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम. सो जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट वर्क इज टेकन एज नेगेटिव. सो कंप्रेशन इन फिजिक्स
इज नेगेटिव वर्क, और सिस्टम जब एक्सपैंड होता है इसका मतलब सिस्टम काम कर रहा है, एक्सपेंशन में वर्क को पॉजिटिव माना जाता है. सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, which means compression is always negative, and work done by the system is always positive, which means expansion is always positive. This sign convention we always hold for physics. Remember that work transfer is also a path function. ये path function है, इसका मतलब ये है कि अगर हम path change करें, amount of work transfer भी बदल जाएगा. Work की unit is going to be like energy because वो energy in transfer ही है, which means the unit of work is also joule. क्योंकि वर्क भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ही है, इसका मतलब ये है कि वर्क का यूनिट भी एनर्जी के यूनिट के जैसा ही होगा, which will be joule. Now one thing which I want all of you to remember is that heat और work दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिट है. ट्रांजिट शब्द का मतलब क्या है? ट्रांजिट का मतलब यह है कि ये वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो तब नोटिस होते हैं जब सिस्टम की बाउंड्री को वो क्रॉस करते हैं. सो दिस इज द क्लियर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि हीट और वर्क आर नोटिसेबल जब वो क्रॉस करते हैं सिस्टम की बाउंड्री को. लेट्स नाउ डू अ कॉन्सेप्ट टेस्ट बेस्ड ऑन जो भी हमने अब तक पढ़ा है. सो आपको बहुत सारे सिस्टम्स दिए गए हैं अभी. इनमें से कौन से सिस्टम्स में जीरो थर्मोडायनेमिक वर्क डन होगा? यहां पे सिस्टम्स को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. सो यू कैन बेसिकली सी जनरेटर है, मोटर है, एंड देयर इज अ फैन और अ रोटेटिंग व्हील दैट इज बीइंग रन बाय द मोटर. तो सिस्टम के डेफिनेशन को अगर मैं चेंज करता हूं हर केस में, आपको यह बताना है कि किस सिस्टम में वर्क डन जीरो होगा. So the answer in this case is C, जहां पे पूरे सिस्टम को विच इज मोटर, जनरेटर और फैन सबको मैं सिस्टम मान लूं, तब वर्क डन जीरो होगा. Why does this happen? डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क के हिसाब से वर्क एनर्जी इन ट्रांजिट है, इट मस्ट क्रॉस द बाउंड्री. सो पहले और दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि जो सिस्टम की बाउंड्री है उसके बाहर भी देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बट थर्ड केस में जो भी एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर ही है, which means there is no net work done. मतलब उसके कंपोनेंट्स में वर्क डन हो रहा है, but net work done is zero because of choice of system.